हाइड्रोकार्बन्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोग कर ले रहे हैं। और ये जो पहले क्वेश्चन आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 है, इसमें एक ही आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो मोलर मास वाला जो फैक्टर है उसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों बातों पर डिपेंड करेगा, मोलर मास पर भी और सरफेस एरिया पर भी। तो मोलर मास और सरफेस एरिया दोनों को एक साथ कंसीडर हमें करना होगा, तब इसका आंसर हमारा ठीक आएगा। एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो 1, 2 एंड 3 ये तो आपस में आइसोमर्स हैं, तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है। और एन ब्यूटेन का मोलर मास सबसे कम है, तो ए तो ऑप्शन में लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें कि ए लास्ट में है। तो ये बात तो श्योर है कि एन ब्यूटेन का मोलर मास सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। अब इन तीनों में सरफेस एरिया डिसाइड करना है, सी, बी और डी का। तो ये बड़ा आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। जैसा आप देख रहे हो नॉर्मल पेंटेन में सारे के सारे कार्बन एटम कैसे हैं, स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ सरफेस एरिया कैसा आएगा, मैक्सिमम। 2 मिथाइल ब्यूटेन में आप देखेंगे तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन मैंने आपके लिए बना दिया। और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोलर मास तीनों के सेम है, लेकिन सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पर आ रहा है, आपका एन ब्यूटेन का। सरफेस एरिया देखते समय केवल स्ट्रेट चेन ही देखी जाती है, इतना ध्यान रखेंगे सब लोग, ऐसा ना हो कि ये भी काउंट करना लगे। तो ये केवल स्ट्रेट चेन आप देखें, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, एन पेंटेन, यानी कि सी वाला आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, तो और आपके लिए आसान हो गया फाइंड आउट करना, फर्स्ट का फोर्थ आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग हैलोजेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एल्केन्स। तो एल्केन्स के साथ कैसे ये रिएक्शन करेंगे उसके बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 373 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजेंस इज F2 greater than Cl2 Br2 than I2. रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एल्केन वुड बी। तो अगर टर्शरी एल्केन है तो वहाँ रेट सबसे फास्टर होगा। तो फ्लोरीन का जो रेट है वो सबसे ज्यादा है, और फ्लोरीन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, इसलिए आपके यहाँ जितनी भी इक्वेशंस पढ़ाई गई हैं फ्लोरीन का जिक्र कम किया गया है। तो यहाँ पे इसलिए जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द हैलोजेंस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl इज। तो रिएक्शन ये वाली बात हो रही जो आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जिसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप जिंक और HCl कॉम्बिनेशन से कराते हो। तो जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उस हाइड्रोजन का एक H और एक ये Cl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एज HCl, और एक हाइड्रोजन जो है CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये जो कार्बन बॉन्ड हैलोजन है वो कितनी जल्दी ब्रेक होगा। ये कार्बन बॉन्ड हैलोजन कितनी जल्दी ब्रेक होगा, इस बात पर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो ये डिपेंड करता है हैलोजन के साइज पर। जितना ज्यादा हैलोजन का साइज होगा उतना ज्यादा आसानी से बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। फिर जाहिर सी बात है ये सी बॉन्ड एफ है और ये सी बॉन्ड आई है, FCl Br I लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। जितना बॉन्ड लॉन्गर होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, आसानी से H के साथ कंबाइन करके HI एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि कितना तेजी से बॉन्ड क्लीव हो सकता है कार्बन बॉन्ड एक्स, कार्बन बॉन्ड हैलोजन। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए किसकी, आर बॉन्ड आई की, उससे कम आर बॉन्ड Br की, और उससे कम आर बॉन्ड Cl की। आई होप बात सबकी समझ में आ रही है। सेकंड ऑप्शन ये आपका हो जाना चाहिए आंसर, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा वीक कौन सी होगी, आर बॉन्ड आई सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से, FCl Br I है ना। तो Cl Br I में सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, आर बॉन्ड Cl की है, तो उसकी रिएक्टिविटी विद अल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl क्या होगी, लीस्ट होगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 कार्बन आ रहे हैं। और कहीं से काउंट करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर नंबर 2 पर क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आपके पास आ रहा है। सॉरी, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। नंबर 3 पर क्या आ रहा है आपके पास, इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जहां से ब्रांचिंग पास पड़ेगी वहां से आप नंबरिंग करोगे। अगर देखो बेटा आप यहां से भी करते ना तो 1, 2, 3 ऐसा आता, 3 पर आती ब्रांचिंग। यहां से आप करते 1, 2, 3, तभी थर्ड पे ब्रांचिंग आती। यही एक ऐसा रूट है जिसमें कि ब्रांचिंग नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है, और कार्बन आप कहीं से भी काउंट कर लो, सभी में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 8 ही की हो रही है। नाउ वी गो फॉर फ्रॉम वेयर द एल्काइल ग्रुप गेट्स द लीस्ट पोजीशन। तो ये बेटर ऑप्शन आपके पास है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। इस तरह से नंबरिंग हम करने वाले हैं। और अब आपको बात समझ में आ गई है, ऐसा करने पर क्या क्या देखो छूट रहा है। ऐसा करने पर क्या क्या छूट रहा है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज इथाइल, राइट। ये छूट गया, दिस इज मिथाइल, ये छूट रहा है ना आपका मिथाइल ग्रुप। और क्या छूट रहा है देखो भाई, एक मिथाइल छूट गया, और ये भी तो इथाइल छूट गया भाई, है ना। तो अब आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिए करना आंसर, कि आपके पास 3 पर क्या आ गया, ई फॉर इथाइल, 6 पर क्या आ गया, ई फॉर इथाइल, और नंबर 2 पे क्या आ गया, एम फॉर मिथाइल। नंबरिंग प्रियोरिटी बेसिस पर, नेमिंग अल्फाबेटिकली। तो एम और ई में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, एबीसीडी सबको आ रही होगी ना, ई होगा। तो इसलिए इथाइल को पहले हम लिखेंगे, तो इट बिकम 3,6। देखो आप 3 पर है और 6 पर है, 3,6, दो है तो डाई इथाइल, एंड 2 मिथाइल, ये 2 पर ही तो मिथाइल है बेटा, 2 मिथाइल। और कार्बन अगर 8 है आपके पास तो ऑक्टेन, कोई डबल कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो इन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। कोई डाउट हो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द एडिशन ऑफ HBr to 1 butene gives a mixture of product ABC। आपसे जानना चाहा है द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। तो देखो भाई जब बात हो रही है ब्यूट 1 इन की, इट मीन्स कुछ ऐसा हो रहा है, दिस इज ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन नंबर 1 पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। और इसमें अगर आप HBr का एडिशन कर रहे हो तो परऑक्साइड तो भैया लिखा नहीं है यहाँ पे बच्चों, है ना। जब परऑक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोवनिकॉस के हिसाब से होगा, एडेंडम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है दैट इज द Br नेगेटिव, दैट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आप देखो कितने H हैं, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं नंबर 1 और नंबर 2, इसमें नंबर 2 पर H कितना है बेटा, 1 है केवल। और यहाँ पे कितने, 2 हैं। तो Br नेगेटिव शुड गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दैट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर Br जाता है नंबर 1 पे, जैसा कि इस वाले प्लॉट में दे रखा है, सी में आपके पास नंबर 1 पे जा रहा है, तो ये कैसा होगा आपका, माइनर होगा। अब बच्चों को लगता है कि भाई ये ए और बी हमें क्या दे रखा है खतरनाक तरीके से, तो ये फिशर प्रोजेक्शंस आपको दे रखे हैं जिसमें डैश और वेज फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। जैसा आपने पढ़ा होगा, ये जो डार्क लाइन दिख रही है आपको, डार्क वेज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, और ये क्या होता है बेटा, इन द प्लेन। और जबकि ये दोनों कैसे होते हैं, BrCH3, ये इन द प्लेन है, सॉरी। और ये C2H5 जो आपका डैश वेज से दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा है, इन द बिलो द प्लेन है, वेरी सॉरी, दिस इज बिलो द प्लेन। और ये आपका आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और ये जो दो एटम्स है ये कैसे हो गए, इन द प्लेन हो गए आपके पास। तो ये अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, ये अटैक कैसा भी हो सकता है, ये Br नेगेटिव का अटैक ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने दिखाया डाउनवर्ड डायरेक्शन से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन से भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, और ए और बी दोनों ही बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। और सी के बारे में तो क्लियर है, ये कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ए एंड बी एज मेजर प्रोडक्ट एंड सी एज माइनर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज आपको मालूम है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर सेम एटम्स अटैच है सेम साइड में, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका सिस फॉर्म। ये देखिए एफ एफ सेम साइड में है तो ये सिस फॉर्म, ये भी सी एल सेम साइड में सिस फॉर्म। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सी एच थ्री अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांसफॉर्म, यहाँ भी सी टू एच फाइव अपोजिट साइड में, ये ट्रांसफॉर्म। ये तो आपने बहुत आसानी से पहचान लिया। लेकिन अब आपको डाउट है फर्स्ट और फोर्थ वाले में। इसके लिए एक मिनट एनसीईआरटी में चलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है आपके सामने, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर, कि ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एल्कीन्स ऑफ द टाइप एक्स वाई सी डबल बॉन्ड सी एक्स जेड। देखो आप एक्स एक्स, अगर दो अलग अलग कार्बन एटम से जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, सेम एटम्स अगर अटैच्ड हैं, जैसे एक्स एक्स अटैच्ड है, तो इसकी सिस और ट्रांस पॉसिबल है। और अगर एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तब भी सिस और ट्रांस पॉसिबल है। वो आप रेफरेंस मान लेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में आप सिस बोल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आप ट्रांस बोल रहे हो। तो अब मैं क्वेश्चन पे दोबारा चलता हूं। तो आप इसे देख के तो मना नहीं कर पाएंगे भाई, अब आप इसे देख के तो मना नहीं कर पाएंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। ये तो चारों एटम्स अलग है ना, जो भी एग्जाम्पल था ना यहाँ पर, ये वाला, ये जो एग्जाम्पल था एक्स वाई सी डबल बॉन्ड सी जेड डब्ल्यू, ये तो अलग ही है ना। तो इसके हिसाब से चारों अलग है, सिस और ट्रांस हो सकती है, देखना पड़ेगा किसके रेफरेंस में हम माने। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा। सेकंड थर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब कौन सा बचा, फोर्थ वाला बचा। फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, वो आपको पता है। देखो सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री, चलो सिस बोल दिया, लेकिन अगर पोजीशन चेंज की तो वो भी फिर क्या होगा, कोई भी सी एच थ्री आप कहीं भी लेके जाओगे ऊपर वाले नीचे की साइड में, तो वो सेम ही चीज तो आ जाएगी जो ऊपर दिख रही है सी एच थ्री सेम साइड में। तो यहाँ सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो रहा है, जिसमें तीन ग्रुप्स ऑफ एटम्स सेम आ गए। तो सिक्स का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, arrange the following hydrogen halides in order of their decreasing reactivity with propene। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन का मतलब कुछ ऐसा हो गया, दिस इज प्रोपीन, और अगर यहाँ पर जो एडेंडम है उसका बॉन्ड टूटेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पोर्शन है दैट विल गो टू लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाना चाहिए आई मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से। तो ये कब आई बॉन्ड, कब आई नेगेटिव कब अटैक करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये फ्री हो पाएगा आई नेगेटिव अटैक के लिए। तो बात यहाँ भी वही है कि जितना बड़ा बॉन्ड है उतना बॉन्ड वीक, और उतना बॉन्ड आसानी से टूट करके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसको फ्री कर देगा, वो तेजी से अटैक करने की पोजीशन में होगा। तो आई होप आपको आंसर मिल गया, कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एच बॉन्ड आई बड़ी बॉन्ड लेंथ है, अच्छा एसिड है। एच बी आर बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, एच सी एल और छोटी हो गई। तो यहाँ पर एच बॉन्ड आई की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा होने की वजह से वीकर बॉन्ड है, और आसानी से आई नेगेटिव को वो रिलीज कर पाएगा, और तभी जाके वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर पाएगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एनसीईआरटी में, जो पहले अटैक करता है, जो पहले अटैक करता है वो वाली रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे मार्कोवनिकॉव्स की, तो पहले एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तब कार्बोकैटायंस बनते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो आप यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, एडिशन रिएक्शन ऑफ एचबीआर टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना, सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म क्यों बोला है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तब जाके कार्बोकैटायंस बनेंगे, है ना। आपको मालूम है 2 डिग्री कार्बोकैटायंस ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट को बनाएगा भी आपके। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो भाई, अगर किसी पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओ आप, तो वो अपोज करेगा उसको। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करोगे तो रिपल्शन हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन सब कैसे नेगेटिव चार्ज है, और उसकी तरफ और नेगेटिव चार्ज उस पर पहले से ही है, और तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ाओ तो क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। पैसे के साथ ऐसा नहीं होता, पैसा जितना बड़ा उतना और अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो CH3 है ना, कैसा है? प्लस आई इफेक्ट है ये। कैसा है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है ना, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे बढ़ाएगा, पहले से नेगेटिव चार्ज है और बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पर ये अटैच तो है लेकिन इस कार्बन आयन से थोड़ा सा दूर है। तो सी और ए में तो आप समझ गए कि सी कम स्टेबल होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ऐसे कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो सी की स्टेबिलिटी तो कम होगी देन द ए। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है मुझे। कौन सा वाला? बी वाला। और देखो आप, जो बी वाला ऑप्शन है इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे बढ़ा रहा हो, है कोई? नहीं है ना। तो ये कैसा हो गया? मोस्ट स्टेबल हो गया अमंग दीज थ्री। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सब बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद अल्कोहलिक केओएच। जैसा आपको मालूम है अल्कोहलिक केओएच कैसा होगा? डीहाइड्रोलोजिनेशन वाला रिएजेंट ये आपका है। तो डीहाइड्रोलाइजेशन में क्या होगा? अल्फा कार्बन से तो हेलोजन जाएगा, और बीटा कार्बन से एच जाएगा। अल्फा कार्बन से Br जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा। अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से H। और जब ऐसा होगा तो जो पहला वाला आपका कंपाउंड है वो कौन सी अल्कीन बना रहा है? CH2 यहाँ रह जाएगा, रादर यहाँ CH3 रहेगा। ये आपका CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3, और ये बीटा कार्बन से H चला गया ये वाला, और ये Br चला जाएगा। सो इट इज लेफ्ट विद CH2, यानी कि ये ए वाली एल्कीन बनेगी भाई। हमें यहाँ पे ये देखना होगा किस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो वाला एल्काइल हैलाइड तेजी से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जाएगा, बीटा एलिमिनेशन में जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये क्या बनाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर सी वाले की बात करें तो ये किस तरह की एल्कीन प्रोड्यूस करेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब तय ये करना है कि इन तीनों एल्कीन्स में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से साहब, ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है। डबल बॉन्ड को भी एज ए फंक्शनल ग्रुप भी डील करते हो। ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है। लेकिन अगर आपको इसमें आपको ढूंढना हो कौन सा वाला, अगर आपको यहाँ पे ढूंढना हो अल्फा कार्बन, तो कहाँ है अल्फा कार्बन? ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है जो मैंने हाईलाइट किए, ये अल्फा कार्बन है। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने एच है बेटा? यहाँ पर 6 अल्फा एच है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो नो अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो एच की तो बहुत दूर की बात रही। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? एक ही है ये वाला। यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। तो ये बात आपको सीखनी होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि जितने ज्यादा अल्फा कार्बन पर एच होंगे, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उतनी अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन पर एच कहाँ पर आ रहे हैं? कंपाउंड ए में, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है आपकी, मोस्ट स्टेबल अल्कीन बना है आपका। और जो प्रोसेस स्टेबिलिटी को लीड करेगा यूनिवर्स में, हर वो प्रोसेस कैसा होगा? फास्टर होगा। तो इसलिए ए सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन में जाएगा। उसके बाद कौन जाएगा? सी। यहाँ पे 3 अल्फा एच है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी से कम है, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल अल्कीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सबसे ज्यादा, देन सी, देन बी। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आई होगी ये बात। आपको अल्फा जो कार्बन पर एच का नंबर है वो आपको चेक करना है। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट एल्कीन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो वाला अल्काइल हैलाइड तेजी से बीटा एलिमिनेशन में जाकर के उस तरह की स्टेबल एल्कीन को फॉर्म करेगा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक।
In question number 10, they are asking which of the following reactions of methane is incomplete combustion. भाई incomplete combustion में क्या होगा? वैसे complete में क्या होता है? CO2 वाटर बनता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए अच्छे फ्यूल की तरह यूज होती है हाइड्रोकार्बन जो है। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ हो रहा है वही पूछे, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है आपका। ये देखिए, ये जो पहली दोनों रिएक्शन ये तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, अगर आपको याद हो, याद है आपको कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो ही रही है, आप देख ही रहे हो क्लियरली, CO2H2 बन रहा है। तो आपसे तो इनकम्प्लीट कंबशन पूछा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हुआ, ये कार्बन ही रह गया, इसको CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया है। तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन वाला जो आंसर अगर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही सही हो जाए।